नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज का यह 25वां लेक्चर है और आज की चर्चा का विषय है उच्चतम न्यायालय। सरकार के अंगों के विषय में हमने चर्चा की थी। सरकार के 3 प्रमुख अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में हमने बताया था। व्यवस्थापिका के अंतर्गत हम संसद के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब न्यायपालिका के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की चर्चा की जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं। उच्चतम न्यायालय भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। एकीकृत न्याय व्यवस्था का मतलब होता है कि संघ और राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो, अर्थात सबसे ऊपर की श्रेणी पर उच्चतम न्यायालय, उसके अधीन उच्च न्यायालय, उसके अधीन जिला न्यायालय और उसके भी नीचे न्यायाधीश वर्ग एक या अन्य न्यायालय जो भी स्थापित हैं वह सब हैं। भारत में संघीय शासन होने के बाद भी यह एकीकृत व्यवस्था अपनाई गई है। क्योंकि यह 1935 के अधिनियम में दिया गया था और यह भारत जैसे देश के लिए अनुकूल व्यवस्था थी। इसलिए भारत में संघीय शासन के बाद भी एकीकृत व्यवस्था अपनाई गई है। इसके अलावा जिन देशों में संघीय विधियाँ लागू हैं, संघीय शासन व्यवस्था लागू है, उन देशों में अलग अलग न्यायालय होते हैं, अर्थात राज्य विधियों के लिए अलग न्यायालय और संघीय विधियों के लिए अलग न्यायालय होते हैं। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। इसने पूर्ववर्ती प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया। अब उस समय भी तो भारत में कोर्ट हुआ करती थी, सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी, फिर भी यह क्यों कहा जा रहा है कि प्रिवी काउंसिल का स्थान लिया? क्योंकि उस समय भारत में जो उच्च न्यायालय हुआ करते थे उनकी सुनवाई, अंतिम अपील इंग्लैंड यानी लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में होती थी। प्रिवी काउंसिल उस समय अपील का सबसे ऊंचा न्यायालय हुआ करता था। आज़ादी के बाद भारत में सबसे ऊंचा न्यायालय या अपील का अंतिम न्यायालय उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया, इसलिए इसने प्रिवी काउंसिल की जगह संभाली। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई है। सुप्रीम कोर्ट भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक दिया गया है। अब इसमें जो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है वह आप देख लीजिएगा। हम केवल सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो मुख्य बातें हैं उनकी व्याख्या यहाँ पर करते हैं। उच्चतम न्यायालय में क्या व्यवस्था की गई है? उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसके पहले यह संख्या कम थी, इसे समय समय पर बढ़ाया जाता है, समय समय पर संशोधन करके इनकी संख्या बढ़ाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करके करता है और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति में वह मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, किंतु न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात। इनकी नियुक्ति में जैसे अन्य नियुक्तियों में सरकार स्वतंत्र होती है, उस तरह से इनकी नियुक्ति में स्वतंत्र नहीं है, बल्कि न्यायपालिका की सहमति अनिवार्य है। अब कौन व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति, किस व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाएगा, उसके लिए कुछ अर्हताएं हैं। पहली अर्हता तो यह है कि वह भारत का नागरिक हो। भारत के नागरिक को ही बनाया जा सकता है। दूसरे पॉइंट में 3 बिंदु हैं। 3 बिंदु में कोई एक बिंदु होना चाहिए। जैसे पहला है कि उस व्यक्ति को कम से कम वह व्यक्ति 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर काम किया हो। दूसरा, वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील के तौर पर काम किया हो, किसी एक में या 2 में, कुल मिलाकर के लगातार उसकी 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील की प्रैक्टिस रही हो। अथवा तीसरा, राष्ट्रपति के मत से उसे सम्मानित न्यायविद होना चाहिए। उस व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है जो राष्ट्रपति के अनुसार सम्मानित न्यायविद हो, कानून का जानकार व्यक्ति हो। ऐसा अभी तक मेरी जानकारी में एक ही बार हुआ है जब किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया था। सुप्रीम कोर्ट में जिस व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जाएगा उसकी न्यूनतम आयु का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। अधिकतम आयु का भी उल्लेख नहीं है, किंतु अधिकतम आयु के लिए संसद ने नियम बनाए हैं, उस पर आगे हम चर्चा करेंगे। अब जो व्यक्ति राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा उस व्यक्ति को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ कौन दिलाएगा? या तो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा
जो व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा या न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा उसे राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। वह राष्ट्रपति शपथ दिलाए अथवा अपने नियुक्त प्रतिनिधि के द्वारा शपथ दिलाए। वह भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखेगा, निष्ठा रखेगा, देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। वह व्यक्ति कर्तव्यों का पालन करते वक्त भय से, पक्षपात से, अनुराग या द्वेष से प्रभावित नहीं होगा और संविधान की मर्यादा बनाए रखने का, इस तरह के 4 तरह की बातें जो मुख्य रूप से इसमें शपथ में शामिल हैं, इन चारों बातों की शपथ वह व्यक्ति लेता है जिसे न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। अब इनके कार्यकाल के बारे में जान लें। कार्यकाल के विषय में कोई उल्लेख नहीं है, संविधान में कहीं चर्चा नहीं है, किंतु संसद ने विधि बना करके 65 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया है। यह संसद चाहे तो इसे समय समय पर संशोधित कर सकती है, बढ़ा सकती है या घटा सकती है। अब वह अपना पद कैसे छोड़ता है, तो या तो वह व्यक्ति पद छोड़ता है अपना त्यागपत्र देकर, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा, लिखित त्यागपत्र, या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद से पारित हो, अर्थात संसद एक प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को दे और राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे, तब भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जा सकता है। अब यह प्रस्ताव सामान्य प्रस्ताव नहीं है, इसलिए इसके बारे में विशेष चर्चा हम आगे करेंगे। यह महाभियोग से मिलता जुलता प्रस्ताव है। अभी तक ऐसा प्रस्ताव केवल एक बार ही लाया गया है, वी रामास्वामी के बारे में। वी रामास्वामी के बारे में जो प्रस्ताव लाया गया था वह जो जांच कमेटी गठित की गई थी उसके द्वारा वह दोषी पाए गए थे, और जांच कमेटी के बाद सदन में जब उसे मतदान के लिए लाया गया तो सदन में कांग्रेस के वॉकआउट के कारण वह मतदान नहीं हो सका और लोकसभा में पारित न होने से यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। तो इस तरह से अभी तक एक ही बार आया है, लेकिन वह भी असफल रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो संबंधी व्यवस्था है, महाभियोग की जैसी व्यवस्था है, उसके लिए न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 पारित किया गया। उस अधिनियम में यह बताया गया है कि न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा, अगर लोकसभा में लाया गया है तो कम से कम 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए, और अगर राज्यसभा में लाया गया है तो कम से कम 50 सदस्यों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। इसके अलावा अध्यक्ष या सभापति जो भी सदन का प्रमुख है वह चाहे तो इसे स्वीकार करे, चाहे तो अस्वीकार कर सकता है। अब जब प्रस्ताव सदन में आ गया, स्वीकार कर लिया गया, तो सदन 3 सदस्य की जांच कमेटी बनाएगा। 3 सदस्य की जांच कमेटी अर्थात 3 व्यक्ति उसमें रहेंगे। पहला तो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहेगा, उच्चतम न्यायालय का कोई एक न्यायाधीश रहेगा, और तीसरा प्रसिद्ध न्यायविद होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कानून का जानकार, कानून का विद्वान माना जाए, वह व्यक्ति रहेगा। तो 3 लोग रहेंगे उसमें। इन 3 लोगों के द्वारा एक कमेटी, जांच कमेटी बनाई जाएगी, और वह जांच कमेटी जांच करेगी। अगर जांच में वह व्यक्ति दोषी पाया गया या अक्षम पाया गया, दोषी का मतलब कि उसने कोई ऐसा काम किया है जो आपराधिक प्रवृत्ति का है और उसे हटाया जाना, संविधान का उल्लंघन किया है, या वह व्यक्ति विकलांगता, बीमारी या असमर्थता के कारण अपने कर्तव्यों को पालन नहीं कर सकता, तो दोषी या अक्षम पाए गए व्यक्ति के बारे में संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा, और वह प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब कि जो कुल सदस्य संख्या है उनका बहुमत और उपस्थित और मतदान देने वाले, माने वोट करने वाले लोगों का 2/3 मत। तो इस तरह से यह विशेष बहुमत जब रहेगा तभी संसद में मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव पारित हो सकता है। अंत में राष्ट्रपति से इस प्रस्ताव के आधार पर, इस सदन के प्रस्ताव के आधार पर आदेश जारी करके मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को उसके पद से हटा देगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया, न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, महाभियोग के समान है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों के बारे में जान लेते हैं। वो वही वेतन भत्ते प्राप्त करेंगे जो कि संसद द्वारा निर्धारित हों। वेतन, भत्ते, अवकाश, उपलब्धियां इत्यादि संसद समय समय पर निर्धारित करती है, बढ़ती भी रहती है। अभी यह इसके साथ साथ भारत की संचित निधि पर भारित होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संचित निधि पर भारित का मतलब है कि वह जो भी व्यय, जो भी खर्च संचित निधि पर भारित होंगे उन पर संसद में मतदान नहीं होगा, केवल चर्चा होगी। बजट के दौरान हमने यह पढ़ा था कि जो संचित निधि पर भारित व्यय होंगे उन पर मतदान नहीं होगा, केवल चर्चा होगी। सदन उन्हें सामान्य स्थितियों में घटा या बढ़ा नहीं सकता। ठीक। और दूसरी बात,
यह है कि जो संचित निधि के द्वारा किए जाने वाले व्यय हैं, संचित निधि से होने वाले व्यय हैं, भारित व्यय और संचित निधि से व्यय दोनों में अंतर है। तो भारित व्यय पर मतदान नहीं होगा, संचित निधि से किए जाने वाले व्यय पर मतदान हो सकता है। यह मुख्य रूप से यह है कि इसे सामान्य स्थितियों में कम नहीं किया जा सकता न्यायाधीशों का वेतन, किंतु वित्तीय आपातकाल के दौरान इसे कम किया जा सकता है। अब अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है या पद रिक्त है उसका, या वह असमर्थ है, बीमार है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी जो राष्ट्रपति के जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उन्हीं में से किसी एक को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। अब जान लेते हैं कि तदर्थ न्यायाधीश क्या है। तदर्थ न्यायाधीश बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब होता है कि जब राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश बना दे जो यह उच्चतम न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम होने पर मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के व्यक्ति को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकता है। राष्ट्रपति नहीं करता बल्कि मुख्य न्यायाधीश करता है। मुख्य न्यायाधीश चाहे तो जब कोरम नहीं पूरा हो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट के किसी जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दे, ऐसी स्थिति में वह न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश कहलाएगा। यह अस्थायी कार्यकाल के लिए होता है, स्थायी रूप से नहीं होता है। ऐसी नियुक्ति के लिए वह राष्ट्रपति से अनुमति लेगा, उसके बाद ही इस तरह की नियुक्ति करेगा। साथ ही उच्च न्यायालय, जिस उच्च न्यायालय से उस व्यक्ति को, उस न्यायाधीश को लाया गया है, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परमिशन, अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके बाद देख लेते हैं कि यह अगर आवश्यकता पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के जो सेवानिवृत्त यानी जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं उनको भी काम में लगाया जा सकता है, कार्य उनको भी कार्य दिया जा सकता है। लेकिन ये लोग सभी शक्तियों एवं अधिकारों का तो उपयोग करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं कहलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में इनकी गिनती नहीं होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि और इसके अलावा वो उन वेतन भत्तों को प्राप्त करेंगे जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उसे चलाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। अब एक मुख्य बात है उच्चतम न्यायालय का स्थान। उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली है, यह संविधान में दिया हुआ है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से मुख्य न्यायाधीश चाहे तो यह दिल्ली से किसी दूसरी जगह का स्थान नियुक्त कर सकता है, निर्धारित कर सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वह न्यायालय की प्रक्रिया व संचालन हेतु नियम बना सकता है। अब इसमें मुख्य रूप से दो तरह के मामले, संवैधानिक संबंधी मामलों में 5 सदस्यों की पीठ बनती है और मतलब कम से कम 5 सदस्य, 5 न्यायाधीशों की पीठ में ही संवैधानिक मामले सुने जाएंगे। अन्य मामलों को सुनने के लिए, सामान्य मामलों के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ बनाई जाती है। निर्णय सदैव बहुमत से लिए जाते हैं। अगर कोई न्यायाधीश बहुमत से विरुद्ध अपना मत रखता है, अपना पक्ष रखता है, तो उसे यह बताना अनिवार्य होगा कि वह क्यों बहुमत से अलग मत रख रहा था, तो अपना मत रखने के लिए स्वतंत्र है। अब हम देखते हैं कि मुख्य रूप से अभी अब तक जो हमने चर्चाएं की उसमें थोड़ी बहुत चर्चा हुई है कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट क्या क्या काम करती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के अधिकार एवं शक्तियों के बारे में विशेष रूप से चर्चा कर लेते हैं। पहला तो है मूल अधिकार यानी मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो मामले आते हैं जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाते हैं, किसी अन्य न्यायालय में नहीं। अर्थात वह पहले सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे और केवल सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे। कौन कौन से ऐसे मामले हैं? जैसे संघीय इकाइयों के बीच होने वाले विवाद इसके अंतर्गत आते हैं। अगर एक पक्ष में केंद्र सरकार और दूसरे पक्ष में राज्य सरकारें हों, या एक पक्ष में केंद्र और कुछ राज्य हों, दूसरे पक्ष में अन्य राज्य हों, या एक पक्ष में राज्य और दूसरे पक्ष में कुछ राज्य हों, अर्थात केंद्र राज्य के बीच, राज्य राज्यों के बीच जो विवाद की स्थिति होगी उस विवाद को सुलझाने का काम, उस विवाद पर निर्णय देने का काम केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा, कोई अन्य न्यायालय नहीं करेगा। यह उसका मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस तरह की विवाद सीधे उच्चतम न्यायालय द्वारा सुने जाएंगे। विवाद विधिक प्रकृति के होने चाहिए। राजनीतिक यहाँ पर उच्च न्यायालय लिखा हुआ है, इसे सुधार लीजिएगा।
यह सीधे उच्चतम न्यायालय द्वारा सुने जाएंगे, लेकिन विवाद विधिक अधिकारों से संबंधित हों, राजनीतिक प्रकृति के न हों, यह ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मूल क्षेत्राधिकार में कुछ कुछ बातें शामिल नहीं होती, जैसे अगर संविधान लागू होने से पहले कोई संधि या समझौता हुआ है तो यह भी सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार के अंतर्गत, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता। राज्यों के बीच जल विवाद जो होता है वह भी, उसके लिए जल के लिए अंतर्राज्यीय परिषदें बनी हैं, उनमें सुना जाएगा। यह मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना जाएगा। वित्त आयोग से संबंधित मामला, वित्त आयोग क्या करता है? राजस्व से प्राप्त जो धन है उसका बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच करता है। तो इससे संबंधित कोई मामला हो, केंद्र और राज्य के बीच खर्चे या पेंशन से संबंधित कोई मामला हो, कोई समझौता हो, वाणिज्यिक प्रकृति का विवाद हो, या फिर केंद्र के खिलाफ किसी राज्य ने सुनवाई, नुकसान की भरपाई का आरोप लगाया हो या नुकसान की भरपाई के लिए दावा किया हो, तो ऐसे स्थिति में ये सारे वाद मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते। इनके लिए जो निर्धारित किए गए ट्रिब्यूनल्स हैं, जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, उनमें वो पहले सुने जाएंगे, बाद में सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे। जैसे केंद्र सरकार पर बंगाल, जो पश्चिम बंगाल सरकार है, उसके द्वारा एक आरोप लगाया गया था, एक वाद स्थापित किया गया था, किंतु उसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह की विवाद मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। दूसरा है न्यायाधीश अधिकार, अर्थात रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार। न्यायाधीश का मतलब होता है रिट जारी करना। तो हमने अनुच्छेद 32 के दौरान संवैधानिक उपचारों के अधिकार के दौरान इस बात पर चर्चा की थी कि मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो इस तरह से उसे हम आप उसे विशेष तौर पर विस्तृत जानने के लिए उस लेक्चर को आप सुन सकते हैं। अभी इतना जानिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह मूल अधिकारों का रक्षक और गारंटर है, इसलिए अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो 5 तरह के रिट जारी करके सुप्रीम कोर्ट उसके अधिकारों की रक्षा करता है। एक और अन्य बात है कि सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में है, जबकि हाई कोर्ट अन्य सामान्य मामलों में भी आवश्यकता पड़ने पर रिट जारी कर सकता है। तो यह भी जानना महत्वपूर्ण है। तो 2 तरह की बातें हमने कर ली, पहला तो मूल क्षेत्राधिकार, दूसरा न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, तीसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा काम है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट जिन अपीलों को सुनता है उनके बारे में अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो आते हैं। पहला तो है संवैधानिक मामले। संवैधानिक मामलों का मतलब है कि ऐसा कोई भी वाद, ऐसा कोई भी मामला जिसमें कि संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो, अर्थात उच्च न्यायालय को यह लगे कि इसमें संविधान की व्याख्या करने के लिए, निर्वचन करने के लिए है, तो वह उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। दूसरा दीवानी मामले। दीवानी मामले में अगर यह लगे कि सामान्य महत्व के पूरक प्रश्न पर आधारित यह मामला है, अर्थात इस मामले का जो फैसला होगा वह सामान्य महत्व, सार्वजनिक महत्व का है और उससे संबंधित कुछ नई विधि का सृजन हो सकता है, तो इस ऐसे केस में यह दीवानी मामले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुने जाएंगे। पहले 20,000 तक की दीवानी मामले की राशि निर्धारित की गई थी, लेकिन अब यह जो दीवानी मामलों में धन की सीमा है उसे हटा लिया गया है। अब इस तरह की किसी भी प्रकार की धन की सीमा नहीं है। आपराधिक मामले। आपराधिक मामलों में ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे जो कि अगर मान लीजिए पहली स्थिति कि उच्च न्यायालय ने ऐसे व्यक्ति को मौत की सज़ा दे दी हो जिसे निचली अदालत ने सज़ा मुक्त यानी निर्दोष बरी कर दिया हो, पहली स्थिति। अथवा दूसरी स्थिति कि अगर अधीनस्थ न्यायालय से कोई मामला उच्च न्यायालय में आया हो और उस व्यक्ति को मौत की सज़ा मिल गई हो, अर्थात उच्च न्यायालय ने कोई मामला मंगाकर अपने यहाँ और उसे मौत की सज़ा दे दी हो व्यक्ति को। तीसरी स्थिति कि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में जाने योग्य है। तो इन्हीं 3 स्थितियों में आपराधिक मामले सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे। सामान्य स्थितियों में उच्च न्यायालय ही सबसे बड़ा आपराधिक न्यायालय के लिए, आपराधिक मामलों के लिए सबसे बड़ा न्यायालय होता है। अब एक अन्य बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को विशेष अनुमति देता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से उसे सुप्रीम कोर्ट में सीधे सुना जा सकेगा। विशेष अनुमति का यह कार्य है। अब इसका एक अन्य कार्य है परामर्शदात्री कार्य।
अर्थात यह राष्ट्रपति अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। यह अनुच्छेद 143 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। यह परामर्श दो तरह का हो सकता है। अगर किसी मामले के विधिक प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगता है, अगर राष्ट्रपति ऐसी सलाह मांगता है जो किसी मामले की विधिक प्रश्न पर आधारित हो कि कानून क्या कहेगा इस मामले पर, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस पर अपनी सलाह देने या न देने के लिए स्वतंत्र है। जैसे जब राम जन्मभूमि से संबंधित विवाद उठा था तो राष्ट्रपति ने यह सलाह मांगी थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सलाह देने से मना कर दिया था। अर्थात राष्ट्रपति की सलाह मांगने पर भी सुप्रीम कोर्ट सलाह देने या ना देने के लिए स्वतंत्र है। दूसरी ऐसी बातें हैं जिनमें पूर्व संवैधानिक संधि या समझौते या संविदा से संबंधित कोई मामला है, कोई विवाद है। अर्थात जब संविधान लागू नहीं हुआ था उस समय कोई संधि की गई हो, कोई संविदा की गई हो, समझौता किया गया हो, तो उससे संबंधित अगर कोई विवाद है और उसमें राष्ट्रपति कोई सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी सलाह देने के लिए बाध्य है। अब यहाँ बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी सलाह देगा वह राष्ट्रपति चाहे माने या ना माने, अर्थात राष्ट्रपति दोनों स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र है। ठीक, तो यह परामर्शदात्री कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई मामलों में अभी तक राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है। एक अन्य बात कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय क्या होता है? अभिलेख न्यायालय में दो बातें होती हैं। पहली बात क्या है? पहली बात तो उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होने के कारण इसमें जो भी कार्यवाही होगी, इसके जो फैसले होंगे वह भविष्य के साक्ष्य के रूप में कार्य करेंगे। जैसे कानून होता है तो कानून के को आधार बनाकर हम न्याय की मांग करते हैं, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर हम न्याय की मांग कर सकते हैं। वह कानून के बराबर शक्ति रखेगा, तो वह अभिलेख व साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। भविष्य में उस पर आवश्यकता पड़ने पर उसे नज़ीर के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। और अभिलेखों पर अन्य न्यायालय, अन्य अदालतें प्रश्न नहीं उठा सकती हैं। जो भी अधीनस्थ अदालतें हैं सुप्रीम कोर्ट के विधान पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर प्रश्न नहीं उठा सकती, उसे पलट नहीं सकती हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है अभिलेख न्यायालय में? अभिलेख न्यायालय होने के कारण सुप्रीम कोर्ट अवमानना के लिए दोषी व्यक्ति को दंड दे सकता है, चाहे तो 6 वर्ष तक के लिए सामान्य जेल और 2000 रुपये जुर्माना, अथवा दोनों, अथवा केवल एक ही। अर्थात कुल मिलाकर के यह समझिए कि अभिलेख न्यायालय में दो चीज़ें शामिल हैं। पहली चीज़ कि उसके द्वारा पारित फैसले, निर्णय को कानून की तरह, नज़ीर की तरह, साक्ष्य की तरह पेश किया जा सकेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसकी कोई अवमानना करता है, उसकी बात नहीं मानता या उसके खिलाफ कोई अपमानजनक शब्द का प्रयोग करता है न्यायालय के विरुद्ध, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उसे दंडित कर सकता है। तो यह दोनों शक्तियाँ अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत उसे प्राप्त हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, वह है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है उच्चतम न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। वह केंद्र व राज्य दोनों की विधायी और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करता है। अर्थात केंद्र ने या राज्य सरकार ने कोई आदेश पारित किए हैं, चाहे वो विधायी आदेश हों यानी संसद के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा बनाए गए हों, या वो कार्यकारी आदेशों कार्यपालिका के द्वारा पारित किए गए हों, अगर वो आदेश संविधान से मैच नहीं करते हैं, संविधान के विरुद्ध हैं, तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देगा। यह इसके अलावा वह यह भी ध्यान रखेगा कि अधिकारातीत होने पर, अधिकारातीत का मतलब कि जिस संस्था के द्वारा वह आदेश दिए गए हैं, क्या उस संस्था को वह आदेश पारित करने का अधिकार है। अगर वह अपने अधिकार से अधिक का कोई आदेश पारित करता है तब भी न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। अथवा संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध अगर कोई नियम बनाती है सरकार, तो उसे भी अवैध घोषित कर सकता है। इस तरह के बहुत सारे नियमों को न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया है। अब इसके अलावा अन्य बहुत सारे कार्य भी करता है न्यायालय। न्यायिक समीक्षा का अधिकार भारत में मुख्य रूप से लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका में न्यायालय को यह शक्तियाँ प्राप्त हैं। ब्रिटेन में न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। वहाँ पर संसद के द्वारा बनाया गया अधिनियम ही मुख्य होता है, उस पर न्यायालय अपने किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में
संविधान की मूल ढांचे से विरुद्ध किसी भी नियम पर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो न्यायिक समीक्षा के अधिकार के अंतर्गत उसे अवैध घोषित कर सकता है। अन्य बहुत सारे कार्य करता है न्यायालय, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि के जो निर्वाचन संबंधी विवाद हैं उन विवादों पर फैसला भी उच्चतम न्यायालय ही देता है। अगर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के व्यवहार की जांच करना अर्थात उन्हें पद से हटाने के लिए जो कमेटी गठित की जाती है तो उनके व्यवहार दोषी हैं कि नहीं उसकी जांच भी सुप्रीम कोर्ट ही करता है। वह चाहे तो स्वयं के फैसलों की भी समीक्षा कर सकता है। स्वयं के फैसलों की समीक्षा मतलब अपने दिए गए निर्णय को पलट सकता है, ऐसा उसने कई बार किया भी है। संविधान की व्याख्या संबंधित कई सारे मामलों में उसने अपने निर्णय को ही पलटा है, बदला है। उच्च न्यायालय में पड़े जो लंबित मामले हैं उन्हें चाहे तो वह दूसरे न्यायालयों में ट्रांसफ़र कर सकता है या अपने पास स्वयं मंगाकर सुनवाई कर सकता है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय सभी आदेश जो उसके होते हैं वह पूरे देश पर समान रूप से लागू होते हैं और संविधान की एकमात्र व्याख्या सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ही कर सकता है। अगर संविधान में कोई एक प्रश्न ऐसा है, कोई ऐसी बात है जिससे दोहरा अर्थ निकल रहा है या अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ही उसकी व्याख्या करेगा। उसका सही अर्थ क्या है यह निर्धारण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय की चर्चा के दौरान कुछ अन्य प्रश्न भी उठते हैं, जैसे न्यायिक सक्रियता और PIL। अगर हम इसकी चर्चा आगे विस्तृत तौर पर करेंगे, पर अभी केवल इस पर एक प्रकाश डाल देते हैं कि उच्चतम न्यायालय जिस तरह से न्यायपालिका अपनी शक्तियां बढ़ा करके और कार्यपालिका और विधायिका के कार्य करने लगा है उसको न्यायिक सक्रियता कहते हैं। अर्थात सुप्रीम कोर्ट जब व्यवस्थापिका को और कार्यपालिका को कुछ काम करने का आदेश करता है तो वह न्यायिक सक्रियता कहलाती है। वास्तव में उसे केवल न्याय निर्णय के अधिकार प्राप्त हैं, कोई कार्य करने या करवाने के व्यवस्थापिका या विधि विधायन के कार्य उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। फिर भी आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को यह करना पड़ता है, यह कार्य न्यायिक सक्रियता कहलाता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन। तो इसके अंतर्गत यह आता है कि अगर किसी भी, इसे हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जिसके साथ कोई अन्याय हुआ है अर्थात पीड़ित व्यक्ति, अगर पीड़ित व्यक्ति किसी तरह से किसी कारण से न्यायालय तक पहुंचने में असमर्थ है तो कोई अन्य व्यक्ति जो पीड़ित नहीं है जनहित का मुद्दा बना करके उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। जनहित के इन दोनों बातों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, अभी केवल इनके इंट्रोडक्शन हमने दे दिए हैं। आज का वीडियो इतना ही। इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए और जो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि अभी अधूरे रह गए हैं उन्हें हम अगले वीडियो में, बाद की वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। धन्यवाद। महादेव।